बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत सिमट आई है अदालतों में और अदालतों की रिपोर्टिंग और ख़बरगिरी। वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और अच्छा तज्ज़िया भी कर रहे हैं, लेकिन ये चार बंदे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हम ख्याल बेंच की हैसियत इख्तियार कर गए हैं और अदलिया और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कोई भी बहस इन चार के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। यकीनन आप पहचान गए होंगे, हमारे आज के जरगे के शुरका में शामिल हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और जनाब हसन अयूब ख़ान साहब और जनाब मतीउल्लाह जान साहब और जनाब हसनात मलिक साहब। तो मतीउल्लाह जान साहब, मैं तो अदालती मामलात को बिल्कुल नहीं समझता, थोड़ी बहुत सियासत का तालिब इल्म था, लेकिन अब वो सारी उधर सिमट कर आ गई है। तो हमें भी नहीं आ रही है आजकल जो चल अच्छा तो देखिए ना, आपको सियासत समझ आती थी, हमें अदालत समझ आती थी। अब सियासत अदालत में आ गई है तो हमें समझ नहीं आ रही है क्योंकि अदालत से बाहर चली गई है। अच्छा, तो सियासत आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो खैर इस वक्त तो सियासत भी नहीं समझ सकता क्योंकि सियासत के भी कोई रूल्स तो बाकी नहीं रहे। लेकिन क्या अदालत में सियासत हो रही है? बिल्कुल अदालत में सियासत हो रही है या सियासत में अदालत लगी हुई है, ये तो हम देख रहे हैं। अब देखिए, जो बुनियादी मसला है वो ये नहीं है कि हमारे जजेस जो हैं इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। बुनियादी मसला ये है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर जो आइनी और कानूनी क़ुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि जो गैर आइनी क़ुव्वतें हैं और जो गैर सियासी अनासर हैं वो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि मामलात या तनाज़ात बार बार अदालत में जाते हैं, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं, जो बोनाफाइडे डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, चाहे वो हुकूमत में हों चाहे वो अपोजिशन में हों, वो बहरहाल उनकी कोशिश ये होती है कि जो मामला भी हो वो आइन और कानून के मुताबिक उसका कोई ना कोई जवाज़ बनाया जा सके। जबकि जो गैर आइनी क़ुव्वतें होती हैं उनको आइन और कानून के जवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है और यही तनाज़ात जब पैदा होते हैं अदालतों में जाते हैं। और बदकिस्मती से हमारी अदालतों के अंदर भी जो गैर आइनी क़ुव्वतें हैं उनका माजी में किरदार रहा है और जो कुछ माजी में हुआ पिछले ख़ास तौर पे 6-7 साल में, तो उससे हमारी अदालतें अभी तक बाहर नहीं आ सकी। और माजी के गलतियों को ना तो हमारे मौजूदा जजेस साहब तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और ना ही मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और ना ही मौजूदा हुक्मरान। जब तक ये तीनों अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सियासत जो है वो अदालत में रहेगी और अदालत जो है वो इस खौफ से कि हमें अब हमारे जो माजी का किरदार है वो आवाम के सामने ना आ जाए, वो मज़ीद ऐसे फ़ैसले करेगी कि जो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें, उनका मुस्तक़बिल जो है वो अपना महफूज करें। तो वो जो मौजूदा जजेस के फ़ैसले हैं वो अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं वो झलक हमें मौजूदा फ़ैसलों में नज़र आ रही है। और इमरान ख़ान को जिस तरीके से रिलीफ दी जा रही है उसकी वजह यही है कि कुछ हमारे सहाफ़ियों की तरह कुछ जजों को भी एतराज़ है कि उनको भी उसी तरह वीडियोज़ और फाइलें दिखा दिखा के उनसे स्टोरियाँ करवाई गई और अदालती फ़ैसले लिए गए। और अब इस्टेब्लिशमेंट ने अगर यू टर्न ले लिया है तो हमारी अदलिया में भी बहुत से ऐसे हैं कि जो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जजेस भी समझते हैं और कुछ साफ़ी भी समझते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है माजी में और अब वो अपना गुस्सा जो है आजकल जो वो पोजीशन ले रहे हैं, चाहे जजेस हैं चाहे साफ़ी हैं, उसके ज़रिए वो असद मलिक साहब, ये एक अलमिया होता है कि ये जो नादीदा क़ुव्वतें होती हैं वो सियासतदानों को इस्तेमाल कर लेती हैं या मीडिया को कर लेती हैं या जजेस को कर लेती हैं। अब वो तो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल हो जाते हैं सियासतदान, सहाफ़ी, जज वगैरह, वो तो पब्लिक के सामने होता है। तो वो तो रातों रात यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन ये अगर फिर यू टर्न ले लें तो इनकी तो सारी क्रेडिबिलिटी खाक में मिलती है। तो आपको भी ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त कुछ जजेस उस कशमकश के शिकार हैं, इस वजह से वो ये रवैया अपनाए हुए हैं
या कि नहीं वजह कुछ और है, या कि आप समझते हैं कि सियासत नहीं हो रही है, बस वहाँ पे कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? नहीं सफ़ी साहब, इसमें जो इसमें एक तो नेशनल पॉलिटिक्स है, एक जुडिशल पॉलिटिक्स है। जुडिशल पॉलिटिक्स लिंक अप है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट में अगले चीफ जस्टिस ने आना है, उसका आना दूसरे जजेस, वो जजेस जो 2017 से 2000 आप कहें कि 22 तक जो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी मामला थे वो एक पेज पे थे। साकिब निसार का दौर देखें या उसके बाद जो 2 चीफ जस्टिस थे, अब वो उन जजेस का जो भी 2017 से 5 साल जो कुछ करते रहे, अब उनको सिक्योरिटीज़ के भी इशूज़ हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस काजी फाइसा, उससे पहले उनको ये भी है कि रजीम चेंज हो, पीटीआई गवर्नमेंट आएगी तो चीज़ें और आएंगी, तब्दील होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका रोल है। और अब इस वक्त भी जो देख रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो चल रहा था, तनाव था या जो भी क्लैश चल रहा था, उसमें अदलिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अदलिया में वो अनासर जो हमने देखा कि जो 4-5 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे या जो जिन्होंने नून लीग को टफ टाइम दिया और पीटीआई को सपोर्ट किया, अब भी वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये हमें अंदाज़ा था कि जो तनाव है इस वक्त, या जो क्लैश चल रहा है जुडिशरी और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, इसमें अगर अदलिया ने साथ दिया इमरान खान का तो जीत इमरान खान की होगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 2-3 दिन अदलिया ने भरपूर साथ दिया इमरान खान का, और काफ़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को डंट पड़ा। और वो चीज़ हमने देखी जिस तरीके से, एक तो था कि जी जिस तरीके से वो जो कुछ हो रहा था कानून के मुताबिक नहीं था। साथ देखिए एक हद तक जो मामला था कि जी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से उठाया गया, वो गलत था, वो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो उनको समन करके सुप्रीम कोर्ट में कि जी उनको बुलाएं, और जो जिस तरीके से प्रोटोकॉल से बुलाया गया, और फिर जो उनके साथ जो ग्रीटिंग और जो एक ओवर कर्टेसी, एक्स्ट्रा कर्टेसी दी गई कि जी वेलकम, गुड टू सी यू, और जो वो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा कि जी आप हमारे मेहमान हैं, हमारी, उसका इम्पैक्ट फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतों पे पड़ा। और आपने देखा फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ किया, जिस तरीके से वो आगे भी मना कर दिया कि कोई किसी केस में इमरान खान को अगर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर ना करें या गिरफ्तार ना करें, और 2-3 तो कुछ दिनों तक है ना। लेकिन वो भी बड़ा ये क्रिटिकल टाइम होता है सफ़ी साहब। 2 दिन तो मुश्किल थे जो जिसमें इमरान खान के सपोर्टर ने पूरे पाकिस्तान में जो भी किया, लेकिन अब लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो कोई ट्रेन तो लोग नहीं है, वो 1-2 दिन के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और इस वक्त जो जुडिशरी ने रेस्क्यू किया इमरान खान को, मेरा ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट को इतना बड़ा जो है वो डंट पड़ा है कि शायद ही अब उन्हें बड़ा टाइम लगे कि इसको रिकवर करने होते। और वो वाज़ेह था कि जो एक चीज़ थी कि जो गिरफ्तारी थी प्रेमिसेस, वो एक ऐसा वाक़या था जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को वो बाहर से निकले थे और उनको बालों से पकड़ा था, और वो उस वाक़े की वजह से उनका जो मेन केस था वो भी लोग भूल गए कि मेन चार्जेस क्या थे उनके। अच्छा, तो ये मामला भी हुआ। लेकिन जो कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया उनको बुला के, उसके बाद हमें ये अंदाज़ा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, वो इमरान खान पे इंसाफ की जो है वो बारिश करेगी, और वो नज़र आ रहा है। अच्छा, बारिश देखते हैं। हम चाहेंगे कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हसन अयूब साहब भी अपने तज्ज़िये और मालूमात की बारिश कर दें, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, पहले तो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो गुड टू सी यू हियर। हाँ, तो ये बताएं कि ये जो अभी इन्होंने बात की कि इस वक्त अदलिया के बाज़ जजेस वो माजी के बोझ को लिए फिर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि देखिए बुनियादी फ़ैसला तो वही था कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी, उससे आगे जाके ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इसी चीफ जस्टिस की क़यादत में इसी बेंच ने इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, उनके फ़ैसले को गैर आईनी करार दे दिया, और अगले दिन पीटीआई वालों ने उनकी तस्वीरों को जूते मारे। और ये जो इस वक्त हुकूमती साइड है तो इन्होंने उनकी सताइश की। तो अगर ये फैक्टर था तो उस रात ये फैक्टर क्यों रूबामल ना हुआ? और फिर लोग सवाल उठाते कि यार वो फ़ैसला उसमें आपको अच्छे लगे और बाकी फ़ैसले उनके अच्छे नहीं लगते। अच्छा सफ़ी साहब, बात ये है कि ये सारा जो इस तमाम
मामले की जो जड़ है ना वो है आइन का आर्टिकल 184(3) कि हाँ उसका इस्तेमाल कैसे होना, ये एक चीज़ है और वो डायरेक्टली रिलेट करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से। अब जिस आज खुद नोटिस की आप बात करें, कासिम सूरी वाला केस जो है उसमें तकरीबन 13 जज साहिबान थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन 13 जज साहिबान के मशवरे से ये आज खुद नोटिस हुआ था और ये बातचीत रिपोर्टेड भी है और उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी लिखा है। और फिर आप ये देखिए कि उसी फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा ये आज खुद नोटिस क्यों मेंटेनेबल है, वो ये है कि इमरान खान साहब की, कासिम सूरी साहब के और सदर मुमलिकत के फैसले से ना सिर्फ ये कि एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेटिव, ये दो पिलर ऑफ द स्टेट जो हैं उनको मफलूज कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि बिल्कुल आप ये समझें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो इकदाम था कि सिर्फ अदलिया को मफलूज किया था 3 नवंबर 2007 में, तो ये उससे बड़ा इकदाम जो है इस साइड के ऊपर, 2 पिलर्स ऑफ द स्टेट्स इन्होंने 2 पिलर ऑफ द स्टेट जो है। सो उसमें तो मेरा ख्याल है कि सब भी इस बात पे इत्तफाक था और उस पर तो हसनात इस बात को जो है वो सेकंड करेंगे कि साकिब निसार ने भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि मैं भी होता तो मैं ये ना करता आपके लिए, ठीक है। तो अब आ जाए उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स में। एक कानून आता है जिसके अंदर अब जज साहबान का हल्फ ये है कि हम आइन और कानून के तहत जो है वो अपने फ़राइज़ बला खौफ व ख़तर और उसके अदा करेंगे। तो कानून बनने से पहले ही कानून को आप जो है वो स्टे कर देते हैं 8 जज साहिबान अपनी मर्ज़ी के ला के, और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस पर सारा जूरिस्प्रूडेंस आपका कहता है कि किसी कानून को आप उसका ऑपरेशन जो है वो स्टे नहीं कर सकते हैं, आप उसको मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आपने अगर वो आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है, लेकिन आने से पहले ही कानून को ख़त्म कर देना, उसके पीछे एक मेलेफिडी नज़र आती है। और अब उस मेलेफिडी की क्या बात है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स, और वो पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं कि डोगर के केस के अंदर आज खुद नोटिस लिया जाता है, ट्रांसफ़र के केस के अंदर, और फिर उसकी कल्मिनेशन यहाँ पे होती है कि मुज़ाकरात किए जाएं कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। मतलब अब ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, और फिर ये वक्त से पहले असम्बली तहलील करने का ख्वाब और मुतालबा जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि वो गए हैं उनके नतीजे में। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए 63(a) को आपने इंटरप्रेट इस तरह से किया कि वहाँ पे एक सूबे की हुकूमत उसको ख़त्म हुई और उसकी खात्मे के बाद एक ट्रमाइल जो है वो इस मुल्क के अंदर शुरू होता है। तो ये सारा कुछ 184(3) और जुडिशल इंजीनियरिंग के ज़िम्मन के अंदर हुआ। अब उसके बाद आप ये देखें कि जब ये ट्रमाइल बनता है तो फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है कि एक सियासतदान, मुझे नहीं पता कि वो उनकी क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन हमें जो नज़र आता है कि अवाम और इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि माजी की सियासी हिकमत अमलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जब अवाम और इदारे सामने खड़े होंगे तो एक क्लैश होगा, अनारकी होगी, इंतशार होगा, और ये इंतशार जो है ये किसके फ़ायदे के अंदर जाएगा? लाजमी तौर पे जमहूरी हुकूमतों के फ़ायदे के अंदर तो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक, अदालतें लेकिन हसन एक तो ये कि हुकूमत ने भी तो अदालत के फैसले का एहतराम नहीं किया। 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उनको मज़ीद मोहलत दे दी पंजाब के सिलसिले में, और 15 रोज़ की। तो हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही है, लेकिन टेक्निकल तरीके से कर रही है। हुकूमत नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट को सामने कर दिया है। अब पार्लियामेंट जो है वो एक आईनी इदारा है। अब वो कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर आप अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है तो लगा लें। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट तो रेडी है, उन्होंने पूरा प्लान ABC बनाया हुआ है। अगर कंटेम्प्ट भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो दे विल नॉट बॉदर्ड, और उनको कोई इतना इशू नहीं होगा कि होना क्या है। बहरहाल उनको जो तशवीश है वो तो सहूलतकारी जो फराम की जा रही है इमरान खान साहब को, उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है गवर्नमेंट को। और इसी हवाले से जो कि PDM अलायंस है वो अब आइंदा पीर को नहीं, क्या सहूलतकारी है? अब तो ज़मानतें दे रहे हैं ना, केसेस तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, सहूलतकारी इस तरह से है कि मैं आपको एक बताता हूँ। मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉल करके कहा कि इमरान खान साहब को जो मुल्ज़मान की गाड़ी है उसमें नहीं लेकर आना।
उनको जो है वो दूसरी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए, फिर उनको मर्सिडीज़ में लाया गया। ये ऑन डिमांड हुआ है, ये ऑन डिमांड हुआ है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हदायत ली है कहीं से, जहां से लाइसेंस लेते हैं। किससे लेते हैं आपको नहीं मालूम? चीफ जस्टिस से लेते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर उन्होंने आगे से डिमांड की है, जिसके ऊपर उन्होंने ये गाड़ी जो है कहा कि उनको प्रिजनर्स वाली या मुल्जमान वाली गाड़ी के अंदर नहीं लेकर आना। नहीं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी का भी एक्स प्राइम मिनिस्टर तो बहुत से और भी थे ना, और उनकी नज़र में तो वो उनकी गिरफ्तारी गलत हुई थी ना, वो तो बाद में फैसला, उस टाइम तक देखें बात, उस टाइम तक फैसला तो नहीं आया था, और जब तक तहरीरी फैसला ना आए तब तक तो आप इस किस्म की डिमांड्स नहीं कर सकते, लेकिन ये डिमांड हुई। उसकी एक वजह ये मुझे लेकिन ज्यादा अच्छे होते कि प्रिजन वैन में आते और मस्जिद के अंदर जाते, तो उसका इमेज ज्यादा। उसकी वजह एक और थी कि वो जजेस के रास्ते से मुसलमान की गाड़ी में नहीं ला सकते थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं सारी बात मैंने ये अपने टाइम में रावणवार की तरह ही लाया जा सकता, मैंने यही बात करनी थी। नहीं ये तो माजी में भी हुआ है ना, मसलन रावणवार को भी तो जजेस वाले गेट से ले जाया गया जी। वो देखें सलीम भाई, एक और चीज़ देखें, आप ये देखें कि उनके ऊपर एक तो बीबीए वाला मैटर नहीं था, हाई कोर्ट में भी उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट अप्लाई नहीं की थी, डायरी नंबर पड़ा था चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने, उसमें जो पिटीशन जिसका पड़ा है उसमें ये प्रेयर नहीं थी कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट किया जाए, वो कॉल अप नोटिस को उन्होंने उससे मुतालिक बात की हुई थी। दूसरी चीज़ देखें कि आपने जो बेल पोस्ट अरेस्ट है, आपने उसकी जगह बेल बिफोर अरेस्ट करके भेज दिया। बेल पोस्ट अरेस्ट के असूल मेयार और हैं, बेल बिफोर अरेस्ट की और हैं। बेल बिफोर अरेस्ट तो किसी ने मर्डर भी किया हुआ है, उसको भी वो बेल मिल जानी है, लेकिन बेल पोस्ट अरेस्ट में एक तो वो हाई कोर्ट में उन्होंने जाना नहीं था, उसमें जो फर्स्ट रेमेडी लेनी थी उन्होंने नैब कोर्ट से लेनी थी, लेकिन उनको इतनी सहूलतकारी फराम की गई कि इमरान खान साहब जो है वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में उनको भेजा गया। अब ये किसने भेजा? चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने भेजा। और क्यों भेजा? उस दिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। अगली चीज़ क्या, हाँ तो इस्तेमाल ही किया ना। अब दूसरी चीज़ देखें, अब ब्लैंकेट ऑर्डर दिया जा रहा है कि जिस केस का इल्म नहीं है उसमें भी आपको जमानत दी जाती है 9 मई के बाद अगर वो रजिस्टर हो रहा है तो ये चीज़। अच्छा एक और जो नहीं, उनको हुकूमत के बैड इंटेंशन का पता था ना कि भाई वो दूसरा केस डाल देंगे, तीसरा डाल देंगे, चौथा डाल देंगे। खाना केस में अब जस्टिस आमिर फारूक इतने अंडर प्रेशर आ गए कि उनको जो कि फौजदारी कार्रवाई है उसके खिलाफ उन्होंने हुक्म इम्तनाई देना पड़ गया, क्योंकि देखा कि जनाब पूरे मुल्क की अदलिया एक साइड पर हो गई है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने जब जस्टिस अतर मंजला को साथ में ला लिया तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका इम्पैक्ट जो है वो जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर भी आया, और उन्होंने पहले ही इस केस से पहले ही इमरान खान के जो केस था फौजदारी कार्रवाई जो उनके ऊपर इंडाइटमेंट हो चुकी है उसके खिलाफ उन्होंने क्या दिया? हुक्म इम्तनाई दे दिया। अच्छा अब एक और चीज़, इमरान खान साहब को एक फ़ायदा हुआ इसमें, बल्कि सब लोगों को फ़ायदा हुआ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो उनको व्हील चेयर पर आए थे और उनके जो टांग का मसला था जो 6-8 माह से चल रहा था वो अल्लाह ने ठीक कर दिया। ये मुआवजा हुआ है, इमरान खान साहब फ़ौरन से जाब हो गए हैं। नहीं ये एक इस नुक्ते को भी आप सब लोग अदालत में थे, क्योंकि शौकत खानम का उन्होंने सर्टिफिकेट पेश किया था पहले अदालत में अदम पेशी के जवाज़ के तौर पर कि जी उनके इस वक्त आराम की ज़रूरत है। तो जाते हुए ये भाई हमारे मैच नहीं कर पा रहे थे, वो जितना तेज़ चल रहे थे, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू कैच हिम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों सर? हाई कोर्ट में भी बड़ी तेजी से आप लोग तो थे ना उधर, कोई मैं हाई कोर्ट में तो बहुत बिल्कुल वो जब जितना भी हमने देखा वो जो वीडियोस आई हैं बड़े फ्रेश, बल्कि जब वो आए हैं इतना बड़ा मकर और वो जब आए हैं में तो जो टांग की जो सोजिश थी वो खत्म तो नहीं होगी। बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश जब आ जाती है तो छोटी तकलीफ खत्म हो जाती है। बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश जब आ जाती है छोटी तकलीफ खत्म हो जाती है। हम हुस्न ज़न से काम लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत ने भी काफ़ी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। एक ऐसे वक्त में जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे बलवा जो विफाक में जो भी है उसे हुकूमत कहें या क्या जो भी कहें, कोर कमांडर हाउस लाहौर में बलवा हो चुका है, आग लगाई जा चुकी है, ठीक है, लोगों के खिलाफ मुकदमे बन चुके हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस मुल्क का और इस मुल्क की सियासत का था, हम जैसे भी बैठ के कहते थे ये भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिथ भी वो भी बुत भी टूट गया, वो भी पाश हो गया जब कोर कमांडर हाउस में हमला हुआ। उसके बाद जो जजेस हैं वो तो यही देखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था। नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जजेस की सूरत हाल से ज़हनी सूरत हाल से 2-4 थे। तो जजेस ने देखा कि हम कहते थे ना कि जजेस के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने देखा कि अब वो तो भी नहीं रही, तो वो एक हुकूमत ही है जो उनको बचा सकती है। तो
तो हुकूमत की मोहतरमा वज़ीर जो है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये कह दिया कि आपके घर भी जलेंगे। अब ये हुकूमत की वज़ीर ये बात कर रही है, और मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी की बात की है और उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और इस बात का इज़हार चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इमरान खान को भी गिला किया। उसने अगले दिन वो शाहजेब के प्रोग्राम में वजाहत देखिए, मेरा एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं, वो चीफ जस्टिस के दोस्त भी होते हैं ना, कईम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्टों के दोस्त हैं, जजों के भी दोस्त हैं। तो मेरा दोस्त ने मुझे बताया, मेरे ही दोस्त हमारा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इन्होंने किसी ने कहा है कि आपका घर भी जलेगा। तो ये मिनिस्टर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वजाहतें जितनी भी दें, पहले तो उनको मेरे ख्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट कोर कमांडर का घर जल रहा है, दूसरी तरफ जो हुकूमत है जिसने अदलिया को प्रोटेक्शन देनी है, उसका वज़ीर कह रहा है कि आपका घर भी जलेगा। तो फिर वो क्यों ना इमरान खान को सारे केसों में ज़मानत दें? अगर हजूम नहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, तो फिर अब वो हजूम के हक़ में क्यों ना फैसले दें? और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के भी घर जलते हैं और हुकूमत भी कह रही है कि जजों के घर जलेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये तो उनकी मेहरबानी है ना, जो भी है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। फिर बाद में आते हैं करना चाहिए या नहीं, बाद में आते हैं ना। फियर एंड फेवर में मैं यही कह रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन कईम सिद्दीकी साहब कईम सिद्दीकी साहब अगर हल्फ उठाया हुआ है उसने बाद में कैसे मिनिस्टर ने उसकी तवजीह दूसरी पेश की है, लेकिन अगर एक मिनिस्टर ये बात करे कि जजेस के घर भी महफूज नहीं रहेंगे तो ये तो ज़्यादती है, बात गैर ये तो गलत है। उस हजूम में और उस हुकूमत में क्या फ़र्क है? ये रुझान तो हमें हाई कोर्ट्स में भी नज़र आता है, ये तो हमें लोअर कोर्ट्स में भी नज़र आता है। तो क्या ये जुडिशरी भी कोई मिलिट्री की तरह, उनका तो सिर्फ एक चेन ऑफ कमांड नहीं होता। अगर ज़्यादती हो रही थी तो फिर निचली अदलिया से उनको क्यों रियायतें मिल रही हैं? हजूम फैक्टर है। देखिए, एक तो अवाम का जो यही बात है, एक प्रेशर तो होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी अदालतें अवाम के मूड में फैसले बिल्कुल चीज़ें होती हैं, नजर आ रहे हैं सारा। और दूसरा मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो लग रहा है कि कोई रिएक्शन दी है, जो इमरान खान साहब को प्रेमिसेस से उठाया, या कुछ ऐसे वाक़यात हैं दरपर्दा जिनकी वजह से जो कल के जो प्रोसीडिंग थी, जो 5 जजेस ने जो इतने ज़्यादा जो रिलीफ दिया इमरान खान साहब को, ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ें कोई ऐसे नहीं हुई। मेरा ख्याल है कोई एस्टेब्लिशमेंट से भी मिस्टेक हुई है, कोई इस हुकूमत से भी मिस्टेक हुई है, वो हैंडल नहीं कर पाए। जिस तरह मैं वही बात करूँ इफ्तिखार चौधरी साहब का वाक़या, वो वाक़या को सामने रखें। और ये वो जजेस हैं जो जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ये साकिब निसार साहब की बाक़ियात, ये और हैं इंडिपेंडेंट जजेस कहें, या जो अभी आए हैं जजेस जो उस धड़े के साथ नहीं है, जिनकी सॉरी टू कट यू असनाद, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जो फैसले भी आए ये हजूम के दबाव में आए। उस गिरफ्तारी के बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल था, जो पीटीआई के कारकुनों का रद्द-ए-अमल था, जो वायलेंस थी, उसके खौफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक वजह नहीं है, यही वजह है। क्योंकि इसके अलावा मैं नहीं समझता कि वो रद्द-ए-अमल इहाते से गिरफ्तारी का है, वो रद्द-ए-अमल दबाव का है, हजूम का है, वायलेंस का है, कोर कमांडर हाउस जलने का है, और आपकी खातून वजीर कह रही हैं कि आपके घर जलाए जाएंगे, ये उसका रद्द-ए-अमल है जो कुछ भी फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और फिर ये ज़रा जानकारी करेंगे कि कोई हल भी हो सकता है, ये मसला किसी एक तरफ बैठ सकता है या कि नहीं। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। अब तो कईम सिद्दीकी साहब ऐसा लगता है कि हुकूमत और अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कम से कम ये कुछ जजेस ये बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। तो इसका कोई हल हो सकता है और किसी हल की कोशिश हो रही है, कोई राब्ते हैं, कुछ है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि हुकूमत और उसके राब्ते हैं। हमें तो देखें, दोनों आप एक बड़ी थोड़ी सी इसको एक और एंगल से देख लेते हैं। सियासतदान हैं जो दो मुख्तलिफ धड़ों में हैं। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो एक होती थी, इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ लगाती थी, अदलिया उसको जायज़ करार देती थी, मतलब दे वर द पार्टनर्स इन क्राइम, और सियासतदान उसके विक्टिम होते थे इन दोनों के। अब हमारे यहाँ हमें क्या देखने को आ रहा है, तहरीक इंसाफ जो कि बेनिफिशरी थी जनरल बाजवा की, उसने टारगेट किया है फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, और जिससे नुकसान पहुंचा पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, और दूसरी अब वो थी अदलिया। तो अब यह देखें कि रियासत के दोस्त मतलब जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो तकसीम है
वो एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं और एक दूसरे इदारे को टारगेट कर रहे हैं। और इन दोनों का मकसद क्या है कि शायद इनके ज़रिए से हमारा एक ऐसा बयानिया निकलेगा कि अवाम जो है वो हमें वापस इक़्तिदार के अंदर लेके आएंगे, लेकिन इलेक्शन है, उनका पता कोई नहीं है, मुल्क कहाँ गया है कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ इस मौजूदा हुकूमत की जो स्ट्रेटजी आपको नज़र आती है कि इनकी स्ट्रेटजी है कि देयर इज़ नो स्ट्रेटजी। ना इनको पता है कि हमने जो नैब तरमीम की है उसके तहत नैब कानून ने एग्जीक्यूट कैसे होना है, वारंट कैसे एग्जीक्यूट होना है, ये तक तो इस हुकूमत को पता नहीं है। फिर उसके बाद के भी मॉब कंट्रोल कैसे करना है, कोई स्ट्रेटजी क्या है, हमारी मीडिया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमने वो करना है। आप दो इंटरनेट बंद करके ख़वातीन के हमें देखा जाता है कि जब आप फोर्स इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे अगर खातून है उसको एक घसीटते हुए लेके जाएंगे, आप बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि पावर स्टेट के पास है और स्टेट जब इस पावर का इस्तेमाल करेगी तो कहाँ जाएगा आम आदमी। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स ने बिल्कुल ठीक किया कि ये प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इमरान खान को बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उसके फंडामेंटल राइट नहीं है इमरान खान के, वो जो भी सियासत करे, आप सियासत का जवाब सियासत से क्यों नहीं देते हैं। वो अगर कॉल देता है लॉ एंड ऑर्डर की, आपकी है, आपने भी तो पहले कॉल नहीं दी थी, तो इमरान खान के क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है कि नहीं है? क्या इस तरह से स्टेट की फोर्स इस्तेमाल करके सियासतदानों को उठाया जाता रहेगा? कल जब नवाज शरीफ को उठाया जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान को उठाया जाएगा या किसी और को इमरान खान की हुकूमत के अंदर, जो कि माजी में होता रहा है, किसको आप ब्लेम करेंगे? तो ये लेट लिव, एक दूसरे के साथ ही हमने रहना है। इमरान खान एक रियलिटी है, उसके साथ आपको डील करना है। पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है, नून लीग एक रियलिटी है। अब उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज देनी होंगी। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? हसन योग भी एक रियलिटी है और आपको बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। मुझे बताएं ना कि नहीं, असल में सिद्दीकी साहब को देखें ना, हाउस को बंद किया, चले वो जिन्ना हाउस एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि कायद-ए-आज़म की रेजिडेंस थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ पर उन्हें डेस्क था जो उनके ज़ेर इस्तेमाल था, वो भी जला दिया गया। वे फॉरवर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो वे फॉरवर्ड तो देखिए अब तो तसादुम है, अब तो रिएक्शन दे दिया है अदालत ने कि उनके जो उन्होंने हुक्म दिया कि इंतखाबात का कि पंजाब में इलेक्शन कराएं, वो इलेक्शन देना चाह रहे थे इमरान खान साहब को, वो इलेक्शन नहीं मिले। अब तो उन्होंने जो है उसका रिएक्शन है वो खुलकर जो है वो अदालत जो है वो सहूलतकारी फराम कर रही है इमरान खान साहब को, और आगे भी करती रहेगी। अगर किसी को कोई शुबा है कि नहीं करेगी, उनको इससे ज़्यादा क्या ओपन होंगे। यानी मोहतरमा माजबीन नून साहिबा की मुबैना ऑडियो जो आई है, उसके बाद जो दूसरी ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो अहलिया बता रही थी कि मैंने मैसेज भेजे हैं चीफ जस्टिस को और जस्टिस मुजीब अख्तर को, तो इससे ज़्यादा आपको कोई अभी भी कोई मतलब जो है कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। देखिए ना, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इनसे गुफ्तगू की, फ़ौरन ऑडियो लीक आई और उन्होंने कह दिया कि जी आज ही ये बात हुई है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑडियोज़ उन्हीं की आ रही हैं, जिनकी एक्चुअल गुफ्तगू हो रही है, और वो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी, जिन्होंने जो इदारे हैं जो टैप करने वाले जो फ़ोन को इस टाइम वो सुन रहे हैं, जो कि गैर कानूनी काम है। इसकी वो चीज़ हुई थी और ये उनको सब कुछ पता उसी रोज़ हुई थी, उसी रोज़ थी जिस दिन इमरान खान साहब को बुलाया गया है। वो कैसे जो कुछ उन्होंने प्रिडिक्ट किया था एज इट इज़ वही हुआ। देखें, ख्वाजा तारिक रहीम साहब एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। उनके अजहर नून साहब जो कि उमर ताब बंदयाल साहब के ससुर हैं, मेरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई हैं कि उनके 70 साल से उनके हैं। फिर आप देखें कि राफिया और नवीन नून जो हैं उनका, सॉरी नवीन नून कह रहा हूँ, उनकी जो सास है उनका दूसरा नाम है, क्या नाम है? माजबीन। हाँ, माजबीन। नवीन तो बंदयाल साहब की अहलिया का नाम है ना। अच्छा, नहीं तो जजेस अपनी फैमिली से ये डिस्कस करते हैं कि हम पहले ये फैसला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी देखिए ना कि अभी तो जो है वो करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन उस ऑडियो लीक के अंदर ये भी है कि कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते, ये भी है। तो अब ये कौन कमबख्त है जो मार्शल्ला नहीं वेलकम लगाते? जिस तरीके से किया उनको, जिस तरीके से वेलकम किया, आप मुझे ये बताएं कि किस मुल्जिम को इस तरह वेलकम किया जाता है कि खान साहब वेलकम खुश हुई आपको देखकर, आप रोस्टम पर तशरीफ ले आए। फिर बाद में जब देखा कि तमाम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, तो फिर कहते हैं जी हम हामिद खान साहब को भी खान साहब कहते हैं। देखें, ये बात है सलीम भाई, उन्होंने ये भी बात कही। तो देखिए, आप जब आप इस तरीके के साथ एक आदमी के लिए ओपनली थोड़ा बहुत प्यार और नरम जाहिर करेंगे, हमारे एक दोस्त हैं नूरुल्लाह साहब, यानी कोर्ट्स में तो
एक्स प्राइम मिनिस्टर या इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स को थोड़ा सा इज्जत और तकरीम दी जाती है, ये तो पहले से भी रिवायत है। सर इज्जत दें, वो सियासी जमातें आई थी, वो भी हुई थी, इज्जत दें, लेकिन इस तरीके से ना करें जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि आपके जो वकला खड़े हुए थे जब ये पीडीएम को लोग आए थे तो उनको सुना तक नहीं था उन्होंने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब, और अभी उन्होंने रिव्यू लगा लिया है मंडे को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त का। अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आप कब टेकअप कर रहे हैं? 15 मई को, और आपकी इलेक्शन की तारीख क्या है? 14 मई। इसका मतलब क्या है कि वो रिव्यू तो मतलब आपने पहले ही उसको जो है वो कर अच्छा मतीउर राजान साहब, अब कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है हुकूमत के ख़िलाफ़ करने के लिए, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो साबिक़ वज़राए आज़मों या वज़राए आज़मों के मुतल्लक़ फ़ैसला देने के हवाले से अपने अहल खाना के साथ ज़रूर मुझे लगता है कि डिस्कशन करते हैं और उनके अहल खाना भी इन्वॉल्व होते हैं। जब नवाज़ शरीफ को पनामा केस के बेंच में नाअहल करार दिया जा रहा था तो जजेस की जो बीवियाँ बच्चे हैं, जो अहल खाना हैं, वो बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 की जो मेहमानों की गैलरी हुई थी, ताख़ीर हुई थी और उनका इंतज़ार किया गया था अहल खाना का कि वो आएंगे तो फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तो जब किसी को बेइज्जत करना होता है वज़ीर आज़म को, तब भी अली खाना को तमाशा दिखाने के लिए बुलाया जाता है जजेस की तरफ से अपने, और जब किसी को, और जब किसी वो साकिब निसार साहब का दौर था, और आसिफ सईद खोसा और गुलजार अहमद और दूसरे जो इजाजुल हसन और जो अजमत सईद शेख और जो दूसरे जजेस थे, उन अजमत सईद शेख इनके फैमिली मेम्बर्स मेहमानों की गैलरी में जजेस के बैठे हुए थे जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था। उसके बाद अब जब इमरान खान को जो है अहल किया जा रहा है, सादिक और अमीन करार दिया गया पहले, और अब उनको बाकायदा उनको रिलीफ दी जा रही है, रिहा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हमें जजेस के अहल खाना की टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि अब उन्हें मेहमानों की गैलरी में आने की बजाय वो शायद डायरेक्ट ज़मान पार्क जाके मुलाकातें कर लेते हैं या टेलीफोनों पे हेलो हाई कर लेते हैं। तो ये नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों की, मौलाना की नाकामी नहीं है? वो अगर इतना अपना गर्विदा बना सकते हैं जजेस को इमरान खान साहब, तो ये क्यों नहीं बना सकते? अब वो देखें ना, ये इस तरह तो करना उनके लिए मुश्किल इसलिए था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो एक डिफरेंट पोजीशन ले रखी थी, तो इसलिए वो तो अब मत बात करें ना, तो जजेस तो ओवर एक्ट भी कर रहे थे। बहरहाल जो अब इसका हल का जहाँ तक ताल्लुक है, हल ये है कि जिन लोगों की वजह से ये सारा आज बहरान है इस मुल्क में, वो घरों में बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और टीवी पे तमाशा देख रहे हैं, कोर्ट कमांडर हाउस को जलते देख रहे हैं, ठीक है, पेशावर में, सिंध में, बलूचिस्तान में जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले होते देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको फ़ौज को बाकायदा पकड़ के और इनके उस नेटवर्क का पता चलाना चाहिए जो प्राइवेटली इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है और जिसको फंड्स भी दिए हुए हैं, और ये वो स्लीपर सेल हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, जो कि मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में जिनकी तश्कील की गई है। आप ये बताइए कि क्या इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म या उनकी काबीना को नाअहल कर दे कंटेम्प्ट में, और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, कोई कानूनी रास्ता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी होती चीफ जस्टिस साहब को, तो पहले करते, और वो इसमें मेरे ख्याल नहीं जाना चाह रहे, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे इलेक्शन हो और इलेक्शन सारे मेरिट इन और में हो। और अब जो आप कह रहे हैं हल क्या है, हल यही है कि जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो ये शेड्यूल है इसको रद्द-बदल कर सकता है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इलेक्शन जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी और नहीं आती, और इमरान खान साहब जब तक सियासी कुव्वतों से के साथ नहीं बैठते, और जो हर एक की जो एप्रीहेंशन है कि इमरान खान साहब के जो अज़ाइम है, उन हवाले से जब तक अगर वो ये इनको साथ नहीं बिठाते और सिर्फ उनको इलेक्शन देते हैं इमरान खान साहब, तो फिर ये सहूलतकारी होगी। लेकिन वो जब बैठने का कहते हैं सियासतदानों से, तो फिर हम लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये मेरा काम नहीं, वो इस तरह नहीं कहते। यही प्रॉब्लम है कि जो कल भी उसने किया, बैलेंस नहीं रखा गया उनकी गुफ्तगू में भी, कि एक तरफ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए उसमें कहना था कि जी हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा 184(3) हर मामले में, आप बैठें और सियासतदानों से बैठ के आप इलेक्शन लें,
और दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब के लिए है वो है कि जब अब इनको रेस्क्यू कर रहे हैं तो फिर 2017 से जो कुछ साकिब निसार ने, आसिफ सईद खोसा ने किया है, जो तायाद नैली है नवाज शरीफ की, उनको रिवर्स करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और जुडिशल पॉलिटिक्स का खात्मा ज़रूरी है। जो अपने कुलीग जज हैं, जो फेलो जजेस हैं, ब्रदर जजेस हैं, जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक, उनके साथ भी डायलॉग करें और उनकी जो एप्रीहेंशन है, जो आपके खदशात हैं, उनको मिल बैठ के मामला साफी साहब, ये जब तक नहीं होगा तो मसला चीफ जस्टिस ने अभी 2 दिन पहले कहा कि हम घड़ी की सुइयां पीछे 9 मई पे लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको घड़ी की सुइयां 2017 पे लेके जानी चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं लेके और जाएंगे। ना एली खत्म करनी चाहिए। रिवर्स नहीं हो सकती। अभी तक पिछले चंद दिनों में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हैं, वो इंसाफ से ज़्यादा तहरीक इंसाफ चलाते रहे हैं। और जो बलवे अभी हुए हैं उनमें इन सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिमार्क्स का और इन फैसलों का बहुत बड़ा एक आंसर है और एलिमेंट है। इमरान खान अवाम के अंदर मुजम्मत तकनीकी बार सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की 2 मरतबा। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने बड़े तरीके से जब उनसे 25 मई का जिक्र किया नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये तय नहीं हुआ था कि वो बाहर जाके मजम्मत करेंगे। जी, उनको कहा गया था, वो आगे से खान साहब ने सर हिलाते रहे, लेकिन उनका मुझे कुछ पता ही नहीं। बल्कि उन्होंने धमकी दी कि अब दोबारा अगर मुझे गिरफ्तार किया तो दोबारा यही कुछ होगा इस मुल्क में। ये हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा यही होगा। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भरपूर मुहिम चलाई है तहरीक इंसाफ की। इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन चलाई है। मुज़ाकरात की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की हैं, ये उनका काम नहीं बनता था। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का माहौल बना रहे थे और वे चीफ जस्टिस उम्मत बंदियाल शायद चाहते हैं कि उनके होते हुए इलेक्शन हो जाए। मजहर ने 25 मई का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस उनको रोक दिया। फिर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने बात की। फिर दोबारा उन्होंने जिक्र किया कि आप अपना कंटेक्ट देखें। 25 मई का क्या वो तौहीन अदालत वो जो जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा नहीं था कि इमरान खान को दूसरा जिक्र किया कम्युनिकेट नैब का होगा कि वो नैब का कॉल अप नोटिस आपको आता है मार्च में और आप उसका 2 महीने बाद मई में। तो फिर भी उनको कहते हैं कि रोक रहे थे कि भाई आप ये बात ना करो। भाई क्यों ये बात ना करो? क्योंकि वो कहते थे कि वारंट की लीगैलिटी आप तर्ज अमल देखें कि इमरान खान साहब का तर्ज अमल ये है कि वो किसी जगह जहां पर उनको पेश होना होता है, लेकिन मुज़ाकरात का भी नहीं था जिस पे मुज़ाकरात की दावत दी गई। आपको इशू नहीं था। जान साहब विद परमिशन 25 मई को तौहीन अदालत मुबैना तौर पर हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने H9 में वो इन्होंने फैसिलिटेट किया था सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि जलसे के इंतजामात किए जाएं वहाँ पे इमरान खान साहब मुझे ग्राउंड और पुलिस ने उनके लिए उधर इंतजामात किए, इमरान खान इधर आ गए, हुक्म अदूली की। तो उसकी कितनी समातें हुई है इस पूरे साल? एक साल हो गया, एक साल से उसकी समात नहीं कर रहे और वो कहते हैं जी कि हम अपने मुनासिब वक्त पर देखेंगे। देखिए, आप कंटेम्प्ट में जब ये सीधी तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट रिजर्व किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर रहे। बस उसको जो है ना, जो कासिम सूरी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई देकर, जिसे BRT का देकर, तो उसको दाखिल दफ्तर कर दिया ना, एक किस्म का दाखिल दफ्तर तो नहीं किया, लेकिन उसको बस बेसिकली उस पर खामोशी इख्तियार कर ली। तो यही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके दौरे मेयार इतने वाजे हैं कि फिर आपके अपने साथी जजेस जो हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। साफी साहब ये ज़हन में रखें, ईवान सदर में जो इस वक्त आरिफ अलवी साहब बैठे ना, उनके नाम में 2 ऐन आते हैं और उमर अता साहब के नाम में भी 2 ऐन आते हैं। हाँ, लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी के नाम में भी एक ऐन आता है। तो आप थोड़ा सा अब्दुल कयूम काफ भी आता है थोड़ी देर के लिए, यानी अपना गुस्सा आपका बजा है। लेकिन कोई सलूशन क्या हो सकता है? यानी हम अब आग पे मजीद तेल ना डालें ना, कोई सलूशन हो सकता है? देखें, सलूशन तो एक ही है। ठीक है, कोई अगर गलत फैसला भी आ गया आपके ख़िलाफ़, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अदालत में उसका कानूनी तरीके से जवाब देते हैं। दूसरी तरफ जो है, अगर जब तक सब अपने अपने आइनी दायरे के अंदर नहीं रहेंगे, मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और फिर बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो 184(3) का इख्तियार है, दैट इज़ दी मेन कॉज कि वो बन गया 58(2)B का जो है ना, वो मुतबादिल बन गया हुआ है कि हुकूमतें गिराने और उसके लिए आ गया। ये बहुत अच्छा इख्तियार है, लेकिन किसी गरीब के लिए, किसी मिसिंग पर्सन वाले के लिए। उमर अता बंदियाल साहब ने आज कभी बैठ के कभी पूछा कि वो नारो जो है 4 साल से लापता है ये इस मुल्क के अंदर, मुदस्सर नारो,
क्या इस मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन्स की तो कोई मौलाना अहमियत रहमान नहीं है? बेचारा, हज़ारों लोग उनके वो साथ यही हैं, मैटर उसका ख़वातीन भी भी। है। अली वजीर जो है वो रहा, आपको किसी को नजर नहीं आया, सिर्फ- आपको सिर्फ बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब के फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इस मुल्क के बाकी लोगों के, शहरियों के भी बुनियादी हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है जनाब पे। सबसे लेकिन संगीन मसला तो मिसिंग पर्सन है। वो एक फिल्म थी ना नौकर वोटी दा, उसका एक गाना है, बस अब मैं क्या कहूँ, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जनाब रूल ऑफ लॉ और रोल ऑफ इन लॉज, इसके अंदर फ़र्क होना चाहिए। साफी साहब, इसका सलूशन मेरे ख्याल बात ज्ञान में होता है। सुप्रीम कोर्ट के उन 7 जजों के पास है जो इस वक्त खामोश बैठे हैं। आई थिंक उनको अपनी खामोशी तोड़नी होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ऊपर वाज़े करना होगा कि उनके फ़ैसले और उनका अदालत चलाने का जो अंदाज़ है, इससे सुप्रीम कोर्ट की साख जो है मजरूह हो रही है और ये सरेआम उनको वही कुछ अपनी करना आवाज़ होगा जो उठानी आप पड़ेगी। और हसन जो है कयूम सिद्दीकी के साथ करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि उन 7 जजों को अगर अभी रोल नहीं प्ले करेंगे ना तो ये बहुत देर हो मतीला जाएगी। जान साहब, जब देखें ना, बात तो ये है कि वो क्या रोल प्ले मुख्तसर ये कि अगर वो हम किस क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे। अब आप यहाँ पे पॉलिटिकल डिवाइड अच्छा, को आप देख बंदयाल रहे हैं साहब कि जो क्या है। हैं वो बॉलर के एंड पे जाके खेल रहे हैं हाँ। और ये क्रीज से भी बाहर ना निकले। नहीं तो मुझे बताएं ना कि क्या करें फिर उनके अंदर और इनमें, आप फर्क क्या डालेंगे? फर्क नहीं है, कैसे डालेंगे? उनको आवाज बुलंद करनी मतलब होगी। मतीला जान साहब, इंडिया के अंदर भी जजेस ने कोर आवाज कमांडर बुलंद की कॉन्फ्रेंस के, है। कोर प्रेस कमांडर कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर जजेस ने आवाज की है, बुलंद लेकिन की है। जजेस तो ने वो प्रेस तो कॉन्फ्रेंस जजेस की थी। आवाज बुलंद करते रहे हैं ना भाईजान, इस तरह अभी नहीं, तक कर मेरे रहे ख्याल हैं। में आप थोड़ा सा इसको आगे ले जाना होगा और बंदयाल बस साहब क्या को करना होगा? आपका क्या ख्याल है? मेरे कि ख्याल वो में जिस तरह इंडिया में जो है वो इस्तीफे देके बाहर आ जाए, नहीं, इंडिया अदालत में अपनी अलग इस्तीफा लगा नहीं, लेकिन आप जो इंडिया कह रहे हैं- आप और मैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने का इंडिया इल्जाम में लगाएंगे। इंडिया के अच्छा। जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, की है। उनके फैसलों को इधर कोर्ट करके फैसले करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आई थिंक दे मस्ट स्पीक आउट, चाहे वो खत के जरिए करें। नहीं, प्रेस और कॉन्फ्रेंस एक करने की क्या बात है? कयूम रोजाना साहब एक बेंच बना जुडिशल हुआ कि मेरे कमीशन का प्रोड्यूसर बात कह हो रहे हैं कि सकती आप है। लोग बोलना ना तो बंद वो कर दें जुडिशल और टाइम कमीशन खत्म का हो गया। इजलास बुला पा रहे हैं, ना वो जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला पा रहे हैं, बैठे ना हुए full court किस बुलाई बात जा का रही है। इंतजार कर रहे हैं? चीफ जस्टिस के घर के जलने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट अच्छा। कमांडर का हाउस जल चुका अल्लाह है। करे किसी का घर ना जले, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये जल रहा है। हकीकत है किसी का घर कि जले ना जले, अगर लेकिन पाकिस्तान जल अगर रहा है। अगर 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 हमने होश के नाखुन नहीं लिए, हम ज़ाती अनाओं से ना निकले, इदारा जाती अनाओं से ना निकले और हर किसी ने अपने किरदार को आइन और कानून तक महदूद नहीं किया, तो मैं कयूम सिद्दीकी साहब के इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा न खास्ता फिर न जज की जजशिप रहेगी, न जर्नलिस्ट की ये सब कुछ रहेगा, न सियासतदानों का रहेगा, बल्कि किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।